जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि न केवल एक देशवासी होने के नाते, भारत के हम नागरिक होने के नाते, साथ साथ कॉम्पिटिटर या फिर कंपटीशन में भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी की लेवल की बात होती है, चाहे वो कलर के लेवल के एग्ज़ाम की बात होती है, उन सभी किसी भी एग्ज़ामों में इन टॉपिक से काफ़ी अहम है। और सबसे बड़ी बातें हैं जो 4 साल में हमें इस टॉपिक को कवर करना है। मतलब 4 साल में हम बात कर रहे हैं ओलंपिक के बारे में। सब ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, दिन रात ओलंपिक की चर्चाएं चलती हो रही होंगी। ये अलग बातें हैं जो हमारे खिलाड़ी उस अनुरूप जो भारत की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस पे नहीं उतर पाए और इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, बट जहाँ तक किया वो अच्छी बातें थी। अब बात है जो भाई कंपटीशन के लिए 4 साल में एक बार, ये ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, तो 4 साल में एक बार एक इवेंट को देख करके उसको हम अपने मेमोरी में फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन जो है बनता है। आज के बाद जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में ये ओलंपिक वाला क्वेश्चन जो है आएगा। इसीलिए आप सभी को बहुत अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। और बाकी जो टीआरपी और उन सब चीज़ों के लिए, व्यू के लिए जो करते हैं वो अलग बातें हैं। मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कंटेंट बेस्ड की जो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा, सिर्फ उसी से चीज़ों को लेकर के आया हूँ। और आप आज इसको देखोगे और देखने के बाद समझोगे, पढ़ोगे, और आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा तब आप रियलाइज़ करोगे जो कितना कंटेंट बेस ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने चैनल, आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में। और मैं जीएस मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, और उस टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ओलंपिक जहाँ पे होस्ट होता है उसी के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा होगा 2020 में था टोक्यो ओलंपिक, मतलब वो टोक्यो में, जापान के टोक्यो में होस्ट हुआ था। जनरली वो 21 में हुआ था, बट कोविड के कारण उसको 20 ही माना जाता है, बाकी वो 21 में हुआ था। ओलंपिक सबसे पहले बता दूं 4 साल में एक बार होता है। जनरली ओलंपिक 2 तरह के होते हैं, एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक की बातें की जाती है। यदि हम विंटर ओलंपिक ना कहें तो जनरली समर ओलंपिक की ही बातें की जाती है। मतलब जो एक नॉर्मल वे में जो हम फ्लो में जो ओलंपिक बोलते हैं ना, उसका मतलब हो गया समर ओलंपिक। विंटर जो है वो अलग से होता है, जिसको हम शीतकालीन ओलंपिक कहते हैं, समर को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। लास्ट वाला ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। इस बार वाला ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ये हुआ है कहाँ पे? पेरिस में हुआ। ऑब्वियस सी बातें हैं, अभी इसका कल ही जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, इवन आज ही कह सकते हो क्योंकि 12 बजे के बाद हुआ था। और यह 33वां है, ध्यान देना है, 33rd है। लास्ट टाइम जो था वो 32वां था, ये जो है वो 33वां है। क्लियर है? अब इसके बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को इसमें दिखाया जा रहा है, जो भाई ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये हेल्ड हुआ था, मतलब हुआ जो था ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला तो कंपटीशन के लिए यही क्वेश्चन आता है, जो भाई ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब से कब तक? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। टोटल इसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किए थे? 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए थे। 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए थे, और टोटल जो एथलीट थे वो 10,714 थे। आप कहोगे क्या ये भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस इससे एक बार गो थ्रू होके जाना है। ऐसा नहीं है जो रटने के लिए मैं कह रहा हूं, आप इससे गो थ्रू हो जाइए। तो टोटल नेशन कितने थे? 206 नेशन थे। एथलीट टोटल कितने थे? 10,714 थे। और इवेंट कितने थे? तो 329 इवेंट थे इन 32 स्पोर्ट्स। मतलब ओलंपिक में जो टोटल जो स्पोर्ट्स हुआ था, मतलब इस बार जो अलग अलग खेल हुई थी, वो टोटल 32 थे। और उस 32 के जो अलग अलग इवेंट थे वो 329। मान लीजिए जैसे आप कहोगे इवेंट मतलब क्या होता है, तो जैसे हम क्या करते हैं, रनिंग की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा रनिंग में 100 मीटर का भी रेस होता है, 200 मीटर का भी रेस होता है, 1000 मीटर का भी रेस होता है, 5 किलोमीटर का भी रेस होता है। तो 4 कैटेगरी हो गया ना, इसी को हम इवेंट कहते हैं। तो बेसिकली 329 इवेंट थे। कितने? टोटल 32 स्पोर्ट्स में। टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? 206 कंट्री ने। टोटल एथलीट 10,714 थे। कहां ये ओलंपिक हुआ है? पेरिस में हुआ है, जो कि पेरिस आपको पता होगा फ्रांस की कैपिटल है। जी हां, फ्रांस एक यूरोप की बहुत तगड़ी जो है वो कंट्री है, जो कि हमेशा जो है इंग्लैंड से उसकी प्रतिद्वंद्विता रही है।
ठीक है, तो फ्रांस की बात करते हैं तो उसका कैपिटल पेरिस है, और पेरिस जो है वो एक सीन नदी के किनारे है। जी हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिस किन नदियों के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, और पेरिस को सुरह और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, वहीं यदि बात करते हैं ये किसके द्वारा ओपन हुआ था, तो ओपन बाय प्रेसिडेंट, मतलब जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी काफ़ी अच्छे करीबी मित्र हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने ही इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। वहीं इसका मोटो क्या था? इस बार जो है इसका मोटो क्या था? तो मोटो था गेम्स वाइड ओपन, क्योंकि हर गेम जो होते हैं, जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, उसका मोटो होता है। तो इसका मोटो जो था वो गेम्स वाइड ओपन। वहीं इसका मस्कट क्या था? एक्चुअली मस्कट मतलब होता है शुभंकर, हिंदी में क्या कहते हैं? शुभंकर। तो हर जो इंटरनेशनल इवेंट होता है उस इवेंट का मस्कट होता है। इसका जो मस्कट था वो था फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस जो था वो एक्चुअली क्या होता है? तो यदि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक लाल टोपी होती थी जो कि गुलामी को तोड़ करके एक स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लड़ाई को रिप्रेजेंट करता था। तो वही लाल टोपी जो है वो बेसिकली इस बार जो है यहाँ का क्या था? मतलब मस्कट था। क्लियर है? दूसरी बात है, इस ओलंपिक में चूंकि आपको पता होगा जैसा जो भाई रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत दिनों से वॉर चल रहा है, तो इस हिसाब से रूस और किसको? रसिया और बेलारूस को ये जो है आईओसी के द्वारा बैन किया गया था। अब आप कहोगे हुआ है ये पेरिस में, फ्रांस में। आईओसी बैन करने वाला कौन होता है भाई? आईओसी कौन होता है? क्यों किया बैन इसने? आईओसी मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, क्या देवियों सज्जन ध्यान देना, आईओसी मतलब होता है, यहां देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एक्चुअली ये जो मेगा इवेंट होता है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, दैट इज ओलंपिक। भारतवासी हो तो आपको पता होगा महाकुंभ के बारे में, शायद आप जानते होंगे। तो जैसे महाकुंभ है उसी तरह से खेलों का जो महाकुंभ की बात करते हैं वो ओलंपिक होता है। और वो ओलंपिक जो है होस्ट किया था पेरिस ने, मतलब फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जो सीन नदी के किनारे है वहां पे होस्ट हुआ था। बट इसको बेसिकली यदि ऑर्गेनाइज की बातें करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट की बातें करते हैं, रूल रेगुलेशन के साथ जो चलाने की बात करते हैं, वही है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी आईओसी ने क्या किया था? रसिया और बेलारूस को, चूंकि यूक्रेन पे इन्होंने मिल करके हमला किया था, बेलारूस ने रसिया का साथ दिया था, वो कंटिन्यूसली अभी लड़ाई चल ही रही है, इसीलिए इन दोनों को इस बार के ओलंपिक कमेटी ने क्या किया था? भाग लेने से मना कर दिया था। अब आप कहोगे जी रसिया वगैरह में तो स्पोर्ट्स के काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, क्या इन्होंने भाग नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था, बट इन्होंने, रसिया और बेलारूस के प्लेयरों ने इन कंट्री के झंडे तले नहीं लिया था, फ्लैग के तले नहीं। वो एक स्वतंत्र, एक मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ लिया था, और ये कमिट करके जो हमारा जो है, मतलब यदि हम मेडल जीतेंगे तो हम इन कंट्रियों को नहीं देंगे, ये कंडीशन के साथ। तो आईओसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके द्वारा ये इतना बड़ा मेगा इवेंट जो है पेरिस ओलंपिक वो ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 23 जून 1894 को हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसका फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा जब मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, यदि जिस किसी ने ओलंपिक का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे मॉडर्न ओलंपिक से संबंधित जो ट्रेडिशनल वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, और देख करके ओलंपिक का कोई भी कंफ्यूजन है आप उसको वहां दूर कीजिए। तो आपको पता होगा ओलंपिक दो तरह के वैसे होते थे, एक पहले एंशिएंट ओलंपिक और एक जो है वो मॉडर्न ओलंपिक। तो मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट 2 साल पहले 1894 में इसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना हुई थी। इसका फाउंडर कौन था? तो यही पियरे डी कॉवर्टिन। ठीक है, पियरे डी कॉवर्टिन जो फ्रांस का था, और इसी को आपको बता दूं मॉडर्न ओलंपिक का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट किया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो लॉसाने स्विट्जरलैंड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईओसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ओलंपिक भवन लॉसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक भवन लॉसाने स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये लगातार 3 टर्म से है, थॉमस बाक जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है, मतलब इस फॉर्मेशन की लैंग्वेज क्या है? तो इसकी जो लैंग्वेज आईओसी की लैंग्वेज है वो क्या है? फ्रेंच, इंग्लिश और होस्ट कंट्री वाला जो नीड हो। तो जैसे फ्रांस में हुआ था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ फ्रेंच ऑलरेडी है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑलरेडी है। मान लो जैसे चाइना में होगा,
तो वहाँ की भाषा मंडेरिन है, आपको पता है। तो भाई उस कंडीशन में फ्रेंच और इंग्लिश तो यूज होगा नहीं, तो वहाँ की होस्ट कंट्री की जो लैंग्वेज है वो यूज होगा। तो आईओसी क्या है ये आपको मैंने यहाँ बता दिया, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का फेडरेशन है और उसी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट जो है ओलंपिक वो हेल्ड कराया जाता है। ये क्लियर हो गया। तो रसिया और बेलारूस को जो है इस बार बैन किया गया था। वहीं आपको बता दूं, जैसा बोला था मैंने, जो समर ओलंपिक यानी कि ओलंपिक बोलचाल में जिसको बोलते हैं वो 4 साल में एक बार होता है। अभी 2024 में हुआ है, लास्ट वाला 2020 में कहां पे, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था। अगला वाला कब होगा, तो नेक्स्ट जो होगा वो 2028 में होगा। अगला जो होगा होस्ट ऑफ 2028 ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स है, यूएसए, अमेरिका। कहां पे होगा अगला, 2028 में अमेरिका में होगा, लॉस एंजल्स सिटी जो है वहां पे होगा। इस बार पेरिस में हुआ था, पिछला कहां हुआ था, टोक्यो में हुआ था, कहानी खत्म। अब 3 जगह का नाम रख लें, क्योंकि 4-4 साल में एक बार होता है। मैंने फिर बोला 4 साल में एक इवेंट को आपको पढ़ना है, और क्या बच्चे की जान लोगे और क्या करोगे, इससे ईजी कैसे हो सकता है कोई टॉपिक। और एक टॉपिक से आप अपना कंटेंट को कंप्लीट करके अपना डिपॉजिट रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि मेनली मुझे बताना था इंडिया के बारे में, जो भाई भारत का इस ओलंपिक में क्या कंडीशन है, क्या किया है, नहीं किया है, वगैरह वगैरह। तो देखिए जैसे यहाँ पे है इंडिया इन ओलंपिक 2024, भारत ने 2024 ओलंपिक में क्या क्या किया है। तो आप देखोगे सबसे पहली बात, ये भारत का क्या था, 26 अपीयरेंस था, मतलब भारत का ये 26वां अपीयरेंस था एट द समर ओलंपिक सिंस 1920। मतलब भारत 1920 से 1920 से लगातार समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। 4-4 साल बाद होता है, 20, 24, 28, 32 ऐसे करके ना। तो मतलब भारत जो है 1920 के बाद से लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है, और यह भारत का 26वां था, 26 अपीयरेंस था। हालांकि भारत ने सबसे पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में किया था। ध्यान दीजिएगा, भारत ने पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में किया था। मतलब जो दूसरा मॉडर्न ओलंपिक हुआ था, जैसा आपको बताया, पहला मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, 1896 में। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पुराना वीडियो देखिए ओलंपिक का। पहला ओलंपिक जो शुरुआत हुआ था मॉडर्न ओलंपिक 1896 में, तो उसके 4 साल बाद जो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, भारत पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि 1920 से अभी तक कंटिन्यूसली भारत जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हर 4 साल में एक बार होता है, और ये भारत का 26वां अपीयरेंस था। क्लियर हो गया। अब हम भारत की बात करते हैं। देखिए यहां कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, मतलब एथलीट की बात करते हैं। टोटल कितने कॉम्पिटिटर गए थे, तो 110 गए। ध्यान देना, 110 ने पार्टिसिपेट किया। फिर यहां पे 117 है, हो सकता है कहीं कहीं आप पढ़ोगे 117 या कुछ ऐसा आप देखोगे, आज के डेट में सोशल मीडिया पे खूब ज्ञान बढ़ते हैं। 117, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां पे 110 ने पार्टिसिपेट किया था, 7 एडिशन थे, मतलब 7 उनके जो है वो इस हिसाब से थे। यदि बाय द वे ये चोटिल होंगे तो वो उसके बदले जो हैं क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चाहे वो बदले आए या उन्होंने लिया, वो बेसिकली मात्र 110 ही होंगे, ठीक है। तो टोटल 110 थे, ये क्लियर है। तो 7 एक्स्ट्रा थे, इसीलिए 117 होता है वो। बाकी भारत ने 16 स्पोर्ट्स में भाग लिया था। अब आप सोचिए ओलंपिक में टोटल कितने स्पोर्ट्स हैं, 32 स्पोर्ट्स हैं, जिसमें से आधे में भारत ने भाग लिया था, 16 में भाग लिया था। भारत के टोटल कितने प्लेयर थे, 110 प्लेयर थे। 110 प्लेयर थे, 16 में भाग लिया था। कब से भारत भाग लेता आ रहा है ओलंपिक में, 1920 से लगातार 26वें बार भारत ओलंपिक, समर ओलंपिक में भाग ले रहा है, जो कि 4 साल में एक बार होता है। अब बात करते हैं, चूंकि इतनी सारी, ये तो मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, अब आप सोचो कितने उसके स्पोर्ट्स स्टाफ गए होंगे, कितने सपोर्टिंग स्टाफ गए होंगे, कोचेज होंगे, वगैरह वगैरह, ऑफिशियल सारे होंगे। तो पूरी जो अच्छी खासी जो टीम थी, करीब 350-400 के आसपास का, तो भारत के जो ओलंपिक का जो ये मिशन था, उस मिशन का जो हेड है वो थे बेसिकली गगन नारंग, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे शूटर रहे हैं, और ये भी ओलंपिक मेडल विजेता हैं गगन नारंग। तो गगन नारंग वाज हेड ऑफ मिशन। क्या समझा आपने, ये जो भारत का मिशन था ओलंपिक का, जिसमें सारे प्लेयर गए थे, उसका जो हेड कौन था, तो गगन नारंग हेड था, भारत सरकार ने बनाया था उसको, वाइल, जबकि शिव केशवन वाज हिज डिप्टी। मतलब जो इस मिशन का जो डिप्टी था वो शिव केशवन था। तो आपने क्या समझा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने क्या कहा, आप हो सकता है न्यूज पढ़ते होंगे, देखते होंगे, वगैरह वगैरह, बट मैं वो कंटेंट लेके आया हूं जो जनरली आपके दिमाग में नहीं आता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये ओलंपिक जो भारत गया था पूरी टीम के साथ, उसमें 110 जो सिर्फ प्लेयर थे,
बाकी और पूरी मिलाकर के 300-400 थे। उसका टोटल हेड कौन था, हेड ऑफ मिशन कौन था, वो थे गगन नारंग, और डिप्टी उनके कौन थे, शिवकेशवन। क्लियर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है जब कभी ओलंपिक होता है, जहां पे भी, वहां पे जितने कंट्रियां पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था यहां पे, तो हर कंट्री के द्वारा क्या होता है, अपना अपना फ्लैग लेकर के जो है वो वहां पे मार्च किया जाता है। ओपनिंग सेरेमनी में एंड क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग लेकर के मार्च किया जाता है अपने देश के शान के लिए, और वो अल्फाबेटिकली चलता है। सबसे पहले यदि बात करते हैं तो जो पिछले मतलब नेक्स्ट टाइम जिसका होगा वो होता है, और सबसे पीछे होस्ट वाला होता है, बाकी अल्फाबेटिकली बातें होती हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा गया है, पूछा जाएगा हर ओलंपिक से संबंधित। जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का फ्लैग वियरर कौन था इन ओपनिंग सेरेमनी, तो लॉजिकली याद कीजिए भाई, ओपनिंग सेरेमनी में वही फ्लैग वियरर होगा ना जो पीछे अच्छा काम किया होगा। किस में? स्पोर्ट्स में, खेल में जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वही क्या होगा, ओपनिंग सेरेमनी में होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी उस खेल की शुरुआत ही हो रही है। तो आप हमेशा जो है जिन्होंने लास्ट टाइम या लास्ट ईयर में अच्छा किया होता है उसी को ओपनिंग सेरेमनी में हम फ्लैग वियरर जो है वो बनाते हैं। अपने देश का झंडा लेकर के वो शान से पूरी टीम के साथ, पूरे दल के साथ आगे आगे झंडा लेकर के वो चलते हैं। ठीक है। तो आपको बताऊं, जैसे जो फ्लैग वियरर ये था, फ्लैग वियरर, इसको हिंदी में ध्वजवाहक कहते हैं। ध्वजवाहक किस में? ओपनिंग सेरेमनी में कौन था? तो वो थे पीवी सिंधु। डेफिनेटली आपको पता होगा, ओलंपिक मेडल जीत चुकी है ये। ठीक है, बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, इस बार अनफॉर्चुनेट बाहर हो गई हैं, तो पीवी सिंधु। और दूसरा था शरत कमल। डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, जो ये किसके, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और अभी इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले कहा जाता था अब उसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो भारत का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, वह इनको मिला था अभी। तो आप उनकी महत्व को समझ सकते हैं। तो ये शरत कमल जो है, शरत कमल ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? दो, पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु, शरत कमल। ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी, भाई ओपनिंग में है तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी तो फ्लैग बियरर झंडा लेकर के चलना चाहिए ना। तो क्लोजिंग में कौन था? तो ये देखिए, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर जो था वो, देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग मतलब उस इवेंट का क्लोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिसने उस इवेंट में अच्छा किया होगा उसको मौका मिलेगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, जिसने उस इवेंट में अच्छा किया होगा उसको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोजिंग सेरेमनी है। तो वही चीजें हैं। मनु भाकर की जो बात करते हैं, मनु भाकर, ठीक है, इन्होंने मेडल अच्छा जीता है, 2 जीते, अभी हम बात करेंगे जो शूटर हैं। तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, जिसको भारत का हॉकी टीम का दीवार कहा जाता है। एक भारत के द वॉल ऑफ इंडिया जो है वो राहुल द्रविड़ कहे जाते थे क्रिकेट में। ठीक है, जिनके कोचिंग में अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। और एक जो है बेसिकली द वॉल ऑफ हॉकी, द वॉल ऑफ गोल की बात करते हैं, गोल पोस्ट की जो बात करते हैं, वो है पीआर श्रीजेश, केरला से हैं ये। तो पीआर श्रीजेश जो हैं वो, क्योंकि इनका ये अंतिम ओलंपिक था और भारतीय हॉकी टीम ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है, इसीलिए इन दोनों को इस बार क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग वियरर बनाया गया था। तो कौन कौन फ्लैग वियरर थे? तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, मनु भाकर शूटर है। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वियर, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग वियर। टीम का हेड कौन था इस बार, मतलब चीफ ऑफ मिशन कौन था और डिप्टी कौन था, ये क्लियर हो गया। भारत ने टोटल कितने स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं? 16 में। टोटल कितने प्लेयर थे? 110 प्लेयर। क्लियर है। तो यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, भारत ने दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, एज ए भारतीय हम खुश हैं जो भाई चलो हमें इतना मिल गया, बट यदि हम थोड़े से उस पर विचार विमर्श करें ना, तो ये खुशी की बात नहीं है। 145 करोड़ की आबादी वाले देश में, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में हम मेडल ले आते हैं 6, और उसमें भी 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, उससे हम खुश हैं। तो थोड़ा सा सोचने का काम है। और ये ऐसा नहीं है जो ये भारत जो है वो 18वीं सदी, 19वीं सदी, 19th सेंचुरी की है। ये भारत 21वीं सदी की है, जो चांद पे झंडा फहरा सकता है, चांद पर पहुंच सकता है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी हो सकती है। तो फिर ओलंपिक में मच्छर क्यों खा जाते हैं? ओलंपिक में क्या हो जाता है? ओलंपिक में भी तो मेडल आना चाहिए ना, क्योंकि हम यदि विश्व गुरु बन सकते हैं तो हर क्षेत्र में हमें बनना पड़ेगा। छोटे छोटे कंट्रियां जो हैं उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने क्या किया है, वो मेडल जीते हैं, वो गोल्ड जीते हैं, हमारा कोई गोल्ड से वास्ता नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल चर्चा का विषय है, होना चाहिए। और साथ साथ इतना सारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिसोर्सेज दिए जाते हैं, पहले बहुत कम थे, अब रिसोर्स दिए जाते हैं, भारत सरकार करती है उस पर खर्चा, तो फिर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी यही जो है वो कामना है, जो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, प्लेयर को भी देना चाहिए, कोचेज को भी ध्यान देना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, बाकी ये अलग बात है, खुश होने के लिए है, सेटिस्फाइड होने के लिए है, तो ठीक है भाई, भारत ने 6 मेडल जीत लिए, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, बहुत खुश है। और आपको बता दूं, यदि चौथे स्थान का मेडल होता ना तो सबसे ज़्यादा भारत जीतता, क्योंकि हम इस बात से खुश हो जाते हैं जो भारत चौथे स्थान पर रह गया। अच्छा, इस इवेंट में हम चौथे स्थान पर रह गए, हम इससे खुश हो जाते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, ओलंपिक तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। बट बात ये हो रहा है ना, जो आप देश को रिप्रेजेंट करके वहां पे जा रहे हो, तो आप स्पेशल बन के जा रहे हो, आपको बना करके भेजा जा रहा है, तो उस अनुरूप काम होना चाहिए ना कि बस ये है जो वे चौथे स्थान पे पहुंच करके नहीं भारत वाले चौथे स्थान पे आ गए, ये तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि ओलंपिक में 3 ही मेडल मिलते हैं, टॉप पोजीशन पे होता है उसको गोल्ड मिलता है, सेकंड पे होता है उसको सिल्वर मिलता है, और थर्ड पे जो होता है ब्रॉन्ज मिलता है, फोर्थ वाले को नहीं मिलता है। फोर्थ पे मिलता तो भारत 5, 7, 10, 20 गोल्ड खूब जीत लेता। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं, यदि मेडल की बात करें तो मेडल में जो है भारत ने इस बार 0 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, जैसा अभी बताया था आपको, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के भारत ने 6 जीते हैं। और भारत की जो रैंकिंग है वो 71 में है। अब आप देख सकते हैं भारत की जो रैंकिंग है, जो देश चांद पे झंडा लेके जा सकता है, जो देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी का है, जो देश 145 करोड़ आबादी के साथ विश्व का पहला स्थान रखता है जनसंख्या में, जिस देश की अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट होती है स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं, आज के डेट में गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा वो बताते हैं, तो फिर रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आगे शायद अच्छा हो। ठीक है, तो भारत की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार के टेबल रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 71, 71 में थी। भारत में टोटल कितने मेडल जीते, 6 जीते, जिसमें कि 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। क्लियर है। अब जब टेबल रैंकिंग में भारत का 71वां था, तो भाई फर्स्ट कौन था, तो ऑब्वियस ही बात है, नेचुरली अंडरस्टूड है, वन एंड ओनली अमेरिका। ठीक है, वन एंड ओनली मेडल में फर्स्ट रैंक जो है वो अमेरिका का था, यूएसए। अब देखिए 40 तो ये गोल्ड जीत गए, क्या देख रहे हो, 40 तो गोल्ड जीत गए अकेले अकेले। ठीक है, वहीं पे 44 सिल्वर जीता इन्होंने, 42 ब्रॉन्ज जीता, टोटल मिला के 126। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब फ्री में ये जीत रहे हो। अब आप सोच के देखिए ना, तो अमेरिका जो है विश्व में सबसे ज्यादा मेडल जीता, 126 जीता, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंस में याद रखिएगा, 40, 44, 42, टोटल 126 ये जीता। और साथ साथ बात करते हैं तो इसका टेबल रैंकिंग में पहला स्थान रहा। दूसरा, इसके पीछे पीछे चाइना, जो इसका प्रतिद्वंदी है, जो इसका कंपटीटर है, यहां भी पहुंच गया, और चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते, 27 सिल्वर जीता और 24 ब्रॉन्ज जीते, टोटल मिला के 91। तो चूंकि गोल्ड दोनों का सेम था, तो ओवरऑल में दोनों के कम थे, इसीलिए भारत ने जो है वो चाइना ने जो है वो 91 मतलब सेकंड पोजीशन पे रहा। और तीसरे स्थान पे कौन था, तो तीसरे पे था जापान। देखिए जापान, इसने भी 20 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 45। समझ पा रहे हैं। तो ये आपको मस्त है याद करना, भारत का पोजीशन क्या था, 6 मेडल के साथ, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत का रैंकिंग 71वां था, वो अलग है। बट आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी याद करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए कॉम्पिटिशन स्टूडेंट। देशभक्त के नाते सिर्फ भारत का आप याद करें, बट स्टूडेंट के नाते आपको सबका याद करें। पहला स्थान किसका, यूएसए का, दूसरा स्थान किसका, चाइना का, तीसरा स्थान किसका, जापान का। वही मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, चौथा स्थान भी जो था, 4th पोजीशन, वो था विथ 18 गोल्ड, टोटल 53 मेडल, ऑस्ट्रेलिया जो है 18 गोल्ड के साथ चौथे पोजीशन पे था स्पोर्ट्स में, वो भी ठीक ठाक रहता है, और 53 मेडल इन्होंने टोटल जीते। तो आपने ये वाला पोर्शन शायद समझ लिया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार आप इसको देख लेना, यदि कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इधर की बात करते हैं। इसका जैसा मैंने बताया, जो अब भारत ने मात्र टोटल कितने 6 मेडल जीते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत ने 6 जीते, जिसमें सबसे पहला मेडल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत ने सबसे पहला मेडल कौन सा जीता था, तो सबसे पहला मेडल भारत ने यही ब्रॉन्ज जीता था, जिसको मानू भाकर ने जीती थी।
मानू भाकर, ये किस में, तो ये वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। क्या समझा आपने, जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट है उसमें जीता था इन्होंने, मानू भाकर ने ब्रॉन्ज। भारत का ये पहला मेडल था। यहां देखिए, सी वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन 2024, मतलब 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीती, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बातें, बिकेम द फर्स्ट वुमेन शूटर, मतलब यह भारत की पहली महिला शूटर है जिसने मेडल जीती। मैंने बोला ना इससे पहले, अभिनव बिंद्रा, यही गगन नारंग, ये सब जो है इन्होंने जीता हुआ था मेडल, किस में, शूटिंग में, बट पहली महिला जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीती है तो मानू भाकर जो है वो बनी है। दूसरी बात है, यहां पे देखिए, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद, आजादी से पहली ये महिला बनी, मतलब पहली भारतीय बनी है टू विन 2 मेडल इन ए सिंगल ओलंपिक। सॉरी, 2 मेडल एक सिंगल ओलंपिक में जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है आजादी के बाद से। 2 मेडल एक सिंगल ओलंपिक में जीतने वाली भारतीय पहली बनी है आजादी के बाद से। कहोगे ये क्या, तो एक्चुअली इन्होंने अपना जो है सिंगल में तो जीता ही था, वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, साथ साथ इन्होंने इसमें भी जीता था, ये मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में। मिक्स्ड मतलब पुरुष और महिला दोनों मिला करके, इसमें भी जीता था। तो इसमें इनके साथ साथी कौन था, तो ये भी ब्रॉन्ज जीता थे, और इसे थे सरबजोत सिंह, ठीक है, जो इनके साथी थे, और इन दोनों ने मिलकर के मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भी जीता था। तो मानू भाकर ने अकेले जीत ली एक ब्रॉन्ज 10 मीटर इंडिविजुअल में, और 10 मीटर टीम इवेंट में मिक्स्ड में, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला करके इन्होंने जीता। तो मानू भाकर 2 जीत गई, और उस हिसाब से आजादी के बाद पहली ऐसे प्लेयर हो गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हो, दोनों ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक है। तो आपने देखा पहला भारत के लिए पहला मेडल 2024 ओलंपिक में किसने जीता, मानू भाकर ने जीता, और इसी के साथ साथ इनका जो दूसरा मेडल था वो मिक्स टीम इवेंट में था, और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने जो है वो जीता है। क्लियर है। उसके बाद शूटिंग में ही एक और मेडल भारत को मिला था, और वो मिला था ब्रॉन्ज शूटिंग में ही, ठीक है, और वो किसने जीता था, स्वप्निल कोसाले ने, ठीक है, स्वप्निल कोसले ने, ये मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। और इसी के साथ भारत ने शूटिंग में, यहां पे देखिए, सबसे ज्यादा शूटिंग में 3 मेडल जीते हैं। तो टोटल 6 में से शूटिंग ने लाज रख ली, हमारी शूटिंग ने लाज रख ली, नहीं तो हो सकता है पता नहीं और हम किस पोजीशन पे होते। तो टोटल 6 मेडल में से भारत ने 3 जो ब्रॉन्ज जीता है ना, 3 ब्रॉन्ज जीता है वो शूटिंग में ही जीता है, और तीनों के नाम हैं मानू भाकर, सरबजीत सिंह और स्वप्निल कुसाले। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं, उसके बाद भारत ने एक ब्रॉन्ज जीता, वो जीता है देखिए किस में, मेंस फील्ड हॉकी में, बताया था ना, मेंस फील्ड हॉकी में हॉकी टीम ने पुरुष में जीता है, और हरमनप्रीत सिंह जो है ये इसके कैप्टन थे, हरमनप्रीत सिंह इसके कैप्टन थे, जिसको सरपंच जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां देखिए, विन ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर डिफीटेड स्पेन, मतलब स्पेन को हरा करके भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और साथ साथ तीसरा स्थान ओलंपिक में पाया। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था, भारत की पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, बट वो हार गए वहां पे, फिर तीसरे पोजीशन के लिए हुआ जिसमें भारत ने स्पेन को हरा करके जीता। दूसरी बातें ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दिस बिकेम कंट्री सेकेंड कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक इन मेंस हॉकी, मतलब ओलंपिक में मेंस हॉकी में लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की टीम इस बार जो है उन्होंने किया है। क्योंकि आपको याद होगा 2022 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीसरे स्थान पर रहा, और इस हिसाब से लगातार 2 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने हॉकी पुरुष टीम में। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर नंबर आया सिल्वर का, और सिल्वर जो है ये जीता था, सबको पता है, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार यह जो है गोल्ड नहीं ला पाए, क्योंकि लास्ट टाइम 2020 के ही टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जेवेलियन थ्रो में मतलब क्या हो गया, भाला फेंक में गोल्ड जीता था। तो वही है नीरज चोपड़ा, जो कि मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट में, पुरुषों के भाला फेंक इवेंट में इन्होंने क्या किया है, सिल्वर जीता था। क्लियर हो गया।
और आपको जैसा बताया उम्मीद थी बट ये नहीं जीत पाया। इस बार पाकिस्तान के जो है असरत नसीम जो है उन्होंने जीता था, क्या गोल्ड जीता है, ठीक है। ओके 89.54 मीटर के आसपास जो है इन्होंने फेंका था और उन्होंने ऑलमोस्ट 92.97 मीटर के आसपास फेंका था। अब बात करते हैं फर्स्ट टू विन ए गोल्ड ए सिल्वर कॉम्बिनेशन, मतलब यह पहला भारतीय हो गए जिन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता हो। गोल्ड कब जीता था 2020 में, सिल्वर कब जीता 2024 में, किस में, जेवेलियन थ्रो मतलब भाला फेंक में। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट रह गया आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। एक ये किसने जीता, अमन सहरावत। अमन सहरावत किस में, मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग में, 57 केजी के रेसलिंग में इन्होंने क्या जीता था, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। और ये इनकी स्पेशलिटी, क्योंकि देखो मैंने तीनों किया है, एक मेडल का नाम लिखा है, एक नेम लिखा है और एक अचीवमेंट का लिखा है, मतलब ये अचीवमेंट क्या क्या है वो लिखा है। ये क्या हो गए, द 21 ईयर ओल्ड बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। समझ गए होंगे, जो भाई मात्र 21 साल का यह व्यक्ति जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 केजी फ्री स्टाइल में उठा के पटक मारा, वह ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला या फिर कोई मेडल जीतने वाला पहला भारतीय है इतनी कम उम्र में, मात्र 21 साल में। तो मैंने ये जो अचीवमेंट लिखा है, जो भाई देखो अमन सहरावत कुश्ती में जीता, सबसे कम उम्र का भारतीय हो गया। उसके बाद हॉकी टीम जीती है, तो हॉकी टीम ने लगातार 2 बार से ब्रॉन्ज मेडल जीत रही है वो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मानू भाकर का, तो यह जो है पहली महिला शूटर हो गई, 2 मेडल जीतने वाली, एक इवेंट में पहली भारतीय प्लेयर हो गई। साथ साथ क्या बताया, जो भाई ये साथ साथ जो है भारत के लिए पहला मेडल भी इसने जीता था। नीरज चोपड़ा का बता दिया, जो भाई इन्होंने गोल्ड और सिल्वर लगातार जीता है, किस में, जेवेलियन थ्रो में। क्लियर हो गया। और साथ साथ स्वप्निल कौशल जो है इन्होंने राइफल में जीता था, और सरबजीत सिंह जो है मिक्स्ड 10 मीटर के उसमें इनके क्या थे, सहभागी थे। तो ये चीजें मात्र 6 मेडल हमने जीते हैं, इसको भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, इस बार एक चीज और वहां पे था, उसमें क्या था, इंडिया हाउस था, मतलब पेरिस में जो है इंडिया हाउस एक स्थापना किया गया था, काइंड ऑफ एक घर था जैसे इंडिया हाउस। और उसमें यह था जो भारत को सपोर्ट करने वाले लोग, भारतीय जो प्लेयर थे उनको फैसिलिटेट किया जाता था, वहाँ पे उनको सम्मान दिया जाता था, मतलब उनको अपने घर का फील आए, घर जैसा लगे, माहौल लगे। तो वो किसके द्वारा, तो एस्टेब्लिश्ड बाय IOA एंड रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, कहाँ पे, एट पार्क दे ला में, पेरिस में। पार्क दे ला पेरिस में जो है ये बेसिकली इनके द्वारा इंडिया हाउस बनाया गया था। वहीं पे जैसे बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसी तरह से जो ओलंपिक प्लेयर को जो भेजा जाता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो भारत का भी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारत का जैसे BCCI होता है, हॉकी इंडिया होता है ना, उसी तरह से जो ओलंपिक के लिए, एथलीट के लिए जो सबसे बड़ा भारत में जो संस्था है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और यही IOC के अंदर में होती है, IOC के द्वारा रिकॉग्नाइज है। कब क्रिएटेड किया गया था ये, तो ये क्रिएटेड इन 1927, ठीक है, और रिकॉग्नाइज बाय IOC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, और इसकी प्रेसिडेंट कौन है आज के डेट में, PT उषा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार जो IOC मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कोई महिला प्रेसिडेंट बनी थी। दूसरी बात है, कोई एथलीट प्रेसिडेंट बनी थी, कोई एथलीट प्रेसिडेंट बनी थी और कोई महिला प्रेसिडेंट बनी थी। और आपको पता होगा PT उषा को उड़न परी कहा जाता है। तो मैं ये आप सभी के लिए ओलंपिक का जो कंप्लीट तौर पे कंटेंट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपके लिए लेके आया था। मैं उम्मीद करता हूं जो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में इसमें से कंटेंट मिलेंगे, जैसा कि हर वीडियो से आप लोग बताते हो। तो किसी को भी किसी तरह का डाउट है, आप उसको कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए, या फिर कुछ आप राय देना चाहते हैं, या वीडियो आपको कैसा लगे, क्या है, वो भी आप वहां बता सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इसको प्लीज़ शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वैसे देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो तब तक आप अपना अच्छा से ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें और वीडियो को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद।